हेलो बच्चे लोग, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से चैनल एक दर्द कमर। सो माय नेम इज अंजिल कुमार, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर विद मेंटर। तो बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो 60% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज, अगर हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इन रिटर्न ऑफ दिस सब्सक्राइब मैं इससे ज्यादा मेहनत से कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज का बच्चा जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ी सी आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है। आधा घंटा मेरे साथ आपको बने रहना है, सारा कुछ आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है बच्चा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, ठीक है। आज हम ह्यूमन टेस्टिस की स्टडी करेंगे। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है बच्चा, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब ह्यूमन का जो टेस्टिस है वो कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर मैं शेप ऑफ टेस्टिस की बोलूं तो कैसा होता है? शेप ऑफ टेस्टिस क्या है? कैसी है शेप ऑफ टेस्टिस? है ओवल शेप। कैसी है? ओवल शेप, ठीक है। ओवल शेप कैसी है? ओवल शेप है। और ये टेस्टिस की लेंथ है, ये टेस्टिस की वेड्थ है बच्चा, ठीक है। ये लेंथ है और ये वेड्थ है, ये ध्यान रखना बात को। लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है टेस्टिस की, लेंथ होती है टेस्टिस की अराउंड 5 सेंटीमीटर, मतलब 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और वेड्थ कितनी होती है? वेड्थ टेस्टिस की होती है 4 सेंटीमीटर, मींस 3 to 4 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है। वेट कितना होता है? वेट होता है अराउंड बच्चा 14 ग्राम। एक नॉर्मल मेल में 14 ग्राम होता है वेट। किसका? टेस्टिस का। एक टेस्टिस का अराउंड 14 ग्राम वेट होता है टेस्टिस का। ध्यान रखना, सिंगल टेस्टिस का एक नॉर्मल मेल में, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब मैं कह रहा हूं, जब मैं क्या करता हूं कि टेस्टिस को ऑब्जर्व करता हूं। मैंने क्या कहा कि जब हम टेस्टिस को ऑब्जर्व करते हैं और उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट करते हैं और टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 कंपार्टमेंट हमें दिखते हैं और उनको कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कम से कम 1 से 3 सेमिफ्रेस्टिब्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कि टेस्टिस का सेक्शन काट करें, टेस्टिस का सेक्शन काट करें, सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस मतलब ऐसे काट करेंगे इस टेस्टिस का सेक्शन, ठीक है। जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन टेस्टिस का देखते हैं, देखो ध्यान से बच्चा, हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट किया। ये हमारे पास ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ये हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। कितने होंगे? 250 होंगे, ठीक है। 250 तो हम यहां पर शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ कर रहा हूं, ठीक है। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिफ्रेस्टिब्यूल प्रेजेंट होंगे, 1 से 3 सेमिफ्रेस्टिब्यूल प्रेजेंट होंगे। मैं टोटली एक शो करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा, ठीक है। 1 से 3 कॉइल ट्यूब्स होंगे बच्चे, ठीक है, इस तरीके से। हर एक की ट्यूब मिलकर क्या बनाएगी? एक नेटवर्क बनाएगी। हर एक की ट्यूब मिलकर एक नेटवर्क बनाएगी, जिस नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटा टेस्टिस। जिस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? रेटा टेस्टिस। और रेटा टेस्टिस ओपन होती है वासा फ्रेंसिया, और हर एक का वासा फ्रेंसिया जुड़कर एक कॉइल ट्यूब बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं एप्रिडिडाइमस। क्या बोलते हैं? एप्रिडिडाइमस। और एप्रिडिडाइमस ओपन होती है वास डिफरेंस में, ठीक है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने काट किया। मैं अब लेबलिंग कर रहा हूं, दोबारा से मैं इसको ड्रा कर रहा हूं, लेबलिंग के साथ मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ, मैं अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की लेबलिंग करता हूं बच्चा। इस तरीके से मैंने आपसे कहा, ये हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, 1 से 3 सेमिफ्रेस्टिब्यूल प्रेजेंट होंगे, 1 से 3 सेमिफ्रेस्टिब्यूल प्रेजेंट होंगे, 1 से 3 सेमिफ्रेस्टिब्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। हर एक की ट्यूब मिलकर क्या बनाएगी? एक नेटवर्क बनाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं?
जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटाटेस्टिस कहते हैं। और ये रेटाटेस्टिस ओपन होगी वासा फ्रेंसिया में मिलकर, ये वासा फ्रेंसिया मिलकर क्या बनाएगा, एक क्वाइल ट्यूब बनाएगा, इस तरीके की ट्यूब बनाएगा। और ये ट्यूब किस में ओपन होगी, वास डिफरेंस में। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास ट्यूनिका एल्बोजिनिया है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ट्यूनिका एल्बोजिना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये हमारे पास सेमिनिफ्रेस्टिब्यूल्स आ गए, सेमिनिफ्रेस्टिब्यूल्स। और ये हमारे पास क्या है, रेटा सॉरी ट्यूबा रेक्टाई। ठीक है, ट्यूबा रेक्टाई, ट्यूबा रेक्टाई, ये क्या है, ट्यूबा रेक्टाई, ये मिलाकर क्या बनाएगा, रेटाटेस्टिस। क्या, रेटाटेस्टिस, रेटाटेस्टिस। ये हमारे पास डक्टाइल अफ्रेंसिया आ गया। ठीक है, डक्टाइल अफ्रेंसिया, डक्टाइल अफ्रेंसिया, ये रेटाटेस्टिस। और ये हमारे पास आ जाएगा वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया। ठीक है, और वासा फ्रेंसिया के बाद ये क्वाइल ट्यूब दैट इज एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। और ये एपिडिडाइमस ओपन किसमें होगी, वास डिफरेंस, वास, वास डिफरेंस। ठीक है, seminiferestibules open into that tube is called tuba recti। tuba recti सारों को मिलाकर एक नेटवर्क बनाएगी रेटाटेस्टिस, रेटाटेस्टिस ओपन होगी वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया ओपन होगा किसमें, एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस ओपन किसमें होगी, हमारे वास डिफरेंस में। ठीक है, ठीक है, समझे मेरी बात इतनी सी, मेरी बात समझे इतनी सी। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे को बताओ कि इस टेस्टिस के अंदर वाले कौन कौन सा डक्ट सिस्टम है और बाहर वाला कौन कौन सा डक्ट सिस्टम है। देखो अंदर वाला क्या क्या है, एक तो हमारे पास सेमिनिफ्रेस्टिबुल से, सिर्फ मैं डक्ट सिस्टम की बात कर रहा हूं। ये हमारे पास क्या, सेमिनिफ्रेस्टिबुल से ट्यूब निकल रही है, क्या है उसका नाम, ट्यूबा रेक्टाई, ट्यूबा रेक्टाई हमारे पास है। डक्टाइल अफ्रेंसिया हमारे पास है। दूसरा क्या है, रेटाटेस्टिस, ये हमारे पास क्या है, टेस्टिस के अंदर वाली साइड, मतलब सॉरी सेमिनिफ्रेस्टिबुल्स के अंदर है। ठीक है, ये जो जेनिटल डक्ट सिस्टम है ये क्या है, सेमिनिफ्रेस्टिबुल के अंदर है। और जो बाहर है वासा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंशियल क्या है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम। ठीक है, मैं बताऊं कि टेस्टिकुलर इंट्रा क्या है और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर क्या, देखो ध्यान से। मैं बता रहा हूं अब कि इंटरनल टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम, इंटरनल टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम, जेनिटल डक्ट सिस्टम। ठीक है, पहला हमारे पास आता है बच्चा ट्यूबा रेक्टाई, ट्यूबा रेक्टाई। दूसरा आता है डक्टाइल अफ्रेंसिया, डक्टाइल अफ्रेंसिया। तीसरा आता है रेटाटेस्टिस। ठीक है, ये हमारे पास तीन है इंट्राटेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनिटल, ठीक है, एक्सटर्नल टेस्टिकुलर जेनिटल डक्ट सिस्टम, जेनिटल डक्ट सिस्टम क्या है, पहला हमारे पास आता है वासा फ्रेंसिया, वासा अफ्रेंसिया। दूसरा आ जाएगा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस एंड तीसरा आ जाएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। मेरी बात समझे इतनी सी, मेरी बात समझे इतनी सी। मैं क्या बता रहा हूं कि एपिडिडाइमस एक्चुअल में क्या है। एपिडिडाइमस एक्चुअल में क्या है, एपिडिडाइमस एक तरीके का क्वाइल ट्यूब है, हम ये कह सकते हैं कि एक क्वाइल ट्यूब है, क्वाइल ट्यूब है। और ये क्या करती है, स्पर्म को स्टोर करती है। ठीक है, ये क्या करती है, स्पर्म स्टोर करती है, स्टोर करती है टेम्परेरी। ठीक है,
टेम्परेरी स्पर्म को स्टोर कर सकती है, ठीक है। कुछ समय तक ये स्टोर को यहां पर मतलब स्पर्म को स्टोर करेगी यहां पर, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, वास डिफरेंस। आगे वास डिफरेंस क्या करेगी, लूप बनाएगी हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, ठीक है। वास डिफरेंस मतलब राइज वास डिफरेंस, वास डिफरेंस क्या करेगी, लूप बनाएगी हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से क्या बनाएगी, लूप बनाएगी और ओपन होगी किसमें, एजैकुलेटरी डक्ट्स, एजैकुलेटरी डक्ट्स में क्या होगी, ओपन होगी। मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको कहा कि जब हम टेस्टिस को ऑब्जॉर्व करते हैं तो उसका जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब उसका कट करते हैं तो हमें कम से कम 250 कंपार्टमेंट दिखते हैं, 250 कंपार्टमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिफ्रेस्टिब्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा मतलब observe the testes and cut the longitudinal section of testes. Each testes have about 250 compartment, that is called testicular lobules, and each testicular lobules have 1 to 3 semnifrestibules, ठीक है, जो क्या करेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। सेमनीफ्रेस्टिब्यूल क्या करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। इतनी सी बात समझे और पार्ट्स की समझ में आई। टेस्टिकुलर लब्यूल जो है बच्चा, उनमें क्या होंगे, 1 से 3 सेमनीफ्रेस्टिब्यूल प्रेजेंट होंगे। अब सेमनीफ्रेस्टिब्यूल से एक ट्यूब निकलेगी, ट्यूबर रेक्टाई, हर एक की ट्यूब मिलकर क्या बनाएगी, एक जंक्शन, रेटा टेस्टिस, वहां से रेटा टेस्टिस ओपन होगी वासा फ्रेंसिया, वासा फ्रेंसिया ओपन होगी हमारे एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस फाइनली ओपन होगी किसमें, हमारे वास डिफरेंस में। और वास डिफरेंस किसमें, एक लूप बनाएगी हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, कहां पर, ओपन होगी एजैकुलेटरी डक्ट्स, ठीक है, वहां से सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन लेकर, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन लेकर, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन लेकर बाहर यूरेथ्रा में आ जाएगी, और यूरेथ्रा से लास्ट फिर हमारी जो वहां से सीमन आएगा वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई, ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई। अगर इतनी सी बात आपके माइंड में क्लियर हुई तो इसके आगे का डिस्कशन करें, ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं कि जो सेमनीफ्रेस्टिब्यूल है एक्चुअल में, सेमनीफ्रेस्टिब्यूल जो एक्चुअल में है उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं और उसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं और उसके अंदर हम क्या देखते हैं, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा कि सेक्शन ऑफ सेमनीफ्रेस्टिब्यूल, सेमनीफ्रेस्टिब्यूल्स, ठीक है। सेक्शन कर रहे हैं अब हम सेमनीफ्रेस्टिब्यूल्स का, ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या दिखता है, देखो ध्यान से। हमने सेक्शन किया, यहां पर इसके अंदर कुछ बड़े बड़े सेल्स हैं, इनको हम स्टोलाई सेल कहते हैं। ये जो स्टोली सेल होते हैं ये क्या करते हैं, नरिश करते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन में, ठीक है, इस तरीके से ये स्टोलाई सेल है, ठीक है। यहां पर बच्चा सेल प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलते हैं जर्म मदर सेल या स्पर्म मदर सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स कहते हैं इनको या स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं। और ये जो स्पर्म्स है बच्चा, ये जो स्पर्म मदर सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और ये जो हमारे पास सेल्स हैं, ये बड़े बड़े सेल, इनको हम बोलते हैं स्टोलाइट सेल, ठीक है, स्टोलाइट सेल। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये आगे चलकर मल्टीप्लाई होगी, इनमें डिफरेंशिएट होंगे, आगे मैच्योर होंगे, किसमें आ जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये क्या आ जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर मैच्योर होंगे और इनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेट्स। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स इसको हम कहते हैं, स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो स्पर्मेटिड्स हैं वो फाइनली स्पर्म में कन्वर्ट होंगे,
ये स्पर्मेटो वो जो स्पर्मेटिड्स है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, स्पर्म में कन्वर्ट होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजुआ। ठीक है, स्पर्मिड्स, स्पर्म, स्पर्म में कन्वर्ट होंगे, स्पर्मिड। ठीक है, स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू लॉन्गिट्यूडिनल, स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ठीक है, इतना सा क्लैरिफाई हुआ आपको। और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ये हमारे पास स्टोली सेल प्रेजेंट है, मैंने सिर्फ अंदर वाली बात की। और इसके बाहर प्रेजेंट होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और यहां पर भी कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, यहां पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेडिक सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस, प्रेजेंट इसमें क्या होते हैं, लेडिक सेल, लेडिक सेल। और यहां पर प्रेजेंट होंगे, आल्सो प्रेजेंट इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंस सेल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये आपको क्लैरिफाई हुआ, इतना सा क्लैरिफाई हुआ कि एक्चुअल में स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, किसके अंदर होती है, सेमीफेस्टिब्यूल के अंदर होती है। जो सबसे जो बेसिक सेल होता है उसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट होता है किसके, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और स्पर्मेटिड फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, हमारे स्पर्म में। अब स्पर्म बन गया है बच्चा, स्पर्म बन गया है तो इसको निरिश कौन करेगा, अब इसकी ग्रोथ के लिए भी तो निरिश कर रहा है कोई ना कोई सेल। और जब स्पर्म बन गया है तो उस समय उसको ग्रोथ में कौन मदद करेगा, और यही स्टोली सेल है। जब स्पर्म बन जाता है तो ये स्पर्म अपने हेड को इस स्टोली के अंदर घुसा देता है। ठीक है, किसके लिए, नरिश के लिए, अपनी आपको क्या करने के लिए, नरिशमेंट करने के लिए क्या करते हैं, अपने हेड को स्टोली सेल के अंदर घुसा देता है। ठीक है, अब वहां से कब निकालता है, जब रिलीज होना होता है उसको, तो वहां से क्या निकलता है, स्टोलीज को रिलीज करता है। जब स्पर्म को रिलीज होना होता है तो स्टोलीज को क्या करता है, वहां से निकाल देता है। और वो कहां से निकलते हुए ट्यूबर रेक्टाई से निकलते हुए रेटा टेस्टिस में आता है, रेटा टेस्टिस से बाहर वासा फ्रेंसिया से, वासा फ्रेंसिया से बाहर एपिडिडाइमस वगैरह वगैरह, वास रेफरेंस फिर से हमारे पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, मेरी बात समझे, नरिशमेंट के लिए जो मटेरियल है हमारे पास वो कौन देता है, ये जो स्टोली सेल है, स्टोली सेल ये नरिश करता है किसको, स्पर्म की फॉर्मेशन में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इतनी सी बात क्लैरिफाई हुई, इतनी सी बात क्लैरिफाई हुई। अगर इतनी सी बात क्लैरिफाई हुई तो इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेल है उसमें क्या हो रहा है कि स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। अब मेल में गैमीट की फॉर्मेशन कब होती है, जब वो मेच्योर होता है, जब उसमें प्यूबर्टी आती है, यही 12-13 साल की उम्र। ठीक है, एक्चुअल में ये जो इतना सिस्टम है ये कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, यहां पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहां पर एक मेजर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जिसको हम लेडिक सेल क्या रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन ये रिलीज करता है। ठीक है, लेडिक सेल। ठीक है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन, ये जो मेल हार्मोन है, या जो अंदर क्या है हमारे पास, जिस तरीके से स्टोली सेल है, तो ये क्या कर रहे हैं, उसको नरिश कर रहे हैं। ये सारा कंट्रोल कब हो रहा है, कौन कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, मतलब मैकेनिज्म क्या है इसका एक्चुअल में। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, इसमें मैकेनिज्म क्या है। और 12-13 साल की उम्र तक जब जो लड़का था उसके अंदर चेंजिंग ये चल रही थी या नहीं चल रही थी, तो हम जानते हैं कि 12 साल या मतलब प्यूबर्टी तक ऐसा प्रोसेस नहीं चलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं चलता है। जो ही प्यूबर्टी आती है लड़के में, तो उसमें क्या होते हैं, चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाते हैं। चेंजिंग आना मतलब उसमें ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उसमें मुस्टेशियस वगैरह, बियर्ड्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सारा कंट्रोल किस पे है, जितना भी कंट्रोल है उसका थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, एक्चुअली उसका मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो बच्चा, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं।
मेरी बात ध्यान से समझना। अब क्या है हमारे पास कि प्यूबर्टी तक हमारे पास वो हार्मोन नहीं था, वो जो सेल्स थे उन्होंने ग्रो नहीं किया था। क्या था वो हमारा जो कंट्रोल कौन कर रहा है, और प्यूबर्टी के बाद हमारे में जो चेंजिंग है, लड़के में जो चेंजिंग आती है वो कौन कर रहा है, वो कौन सा सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या है हाइपोथैलेमस? एक ग्लैंड होता है ह्यूमन के ब्रेन में। हाइपोथैलेमस ह्यूमन के ब्रेन में एक ग्लैंड होता है और वो रिलीज करता है किसको? GnRH। GnRH को क्या करता है? रिलीज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन GnRH। अब ये GnRH क्या करेगा? GnRH क्या करेगा? रिलीज करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज। ठीक है, अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी में एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस एक ग्लैंड है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक पार्ट है, और वो एडिनोहाइपोफाइसिस रिलीज करता है दो तरीके के हार्मोन। ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, ये दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करेगा। ये क्या करेगा? दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करेगा। एक करेगा FSH, ठीक है, और दूसरा करेगा LH, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको हम कहते हैं, और इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH है, ये स्टिमुलेट करता है किसको? ये स्टिमुलेट करता है हमारे लेडिक, जो हमारे पास जो बच्चा लेडिक सेल है उसको क्या करता है? स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल। और लेडिक सेल रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के प्राइमरी और सेकेंडरी जो बच्चा सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये जो लेडिक सेल होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या होता है? कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लेडिक सेल क्या करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है मेल का। लेडिक सेल हार्मोन रिलीज करता है मेल का, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। कौन? लेडिक सेल। ठीक है, LH स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को, लेडिक स्टिमुलेट करेगा किसको? LH स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को, लेडिक सेल रिलीज करेगा एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन को ही रिलीज करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो FSH है, FSH किसको स्टिमुलेट करता है? हमारे स्टोली सेल को। ये जो स्टोली सेल है, स्टोली सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट कर रहा है हमारे स्टोली सेल को। अब एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, या तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करता है? रिलीज करता है। ये जो ABP है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये किससे बाइंड करेगा? ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये बाइंड करेगा हमारे टेस्टोस्टेरोन से। मेल के हार्मोन से क्या करेगा? बाइंड करेगा, टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद जो टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि जो एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर या एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो बाइंड करेगा हमारे टेस्टोस्टेरोन के साथ, और टेस्टोस्टेरोन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा।
ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन क्या है, वो हाई हो जाएगा। कंसंट्रेशन जब टेस्टोस्टेरोन का हाई हो जाएगा, जब ज्यादा हाई हो जाता है टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन बच्चा, तो यहां से ये जो स्टोलाई सेल है, स्टोलाई सेल एक प्रोटीन रिलीज करता है। स्टोलाई सेल एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इनहेबिन। इनहेबिन, इनहेबिन जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेबिन। और इनहेबिन क्या करता है, ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेता है। मतलब इसके जो सिक्रीशन है ब्लॉक कर लेता है, इसको क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, मतलब इसके रिसेप्टर को रुका लेगा ये। ठीक है, इसके रिसेप्टर को क्या करेगा, ये रुका लेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। कौन करेगा, इनहिबिन एडिनो हाइपोफाइसिस के रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो एंड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये इसके रिसेप्टर को क्या करेगा, रोक लेगा। कौन, ये स्टोली सेल रिलीज करेगा इनहिबिन, और इनहिबिन क्या करेगा, इसके रिसेप्टर को रुका लेगा। जब तक कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाती तब तक स्टोली सेल इनहिबिन रिलीज करेगा, और इनहिबिन क्या करेगा, इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, तब तक ब्लॉक करके रखेगा। ठीक है, तो हार्मोनल जो मैकेनिज्म है ये आपके माइंड में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है जियानेरेज। जियानेरेज क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी में एक पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस दो तरीके के हार्मोन रिलीज करेगा, एलएच और एफएस रिलीज करेगा। और एफएस बच्चा और एलएच दो हार्मोन रिलीज होंगे, और एलएच स्टिमुलेट करेगा हमारे लेडिक सेल को, और जो लेडिक सेल है वो रिलीज करेगा मेल हार्मोन। मेल हार्मोन हमारे पास क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये जो एलएच है एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में। ठीक है, और ये रिलीज क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर रहा है। अब स्टोली सेल जो एफएसएच की जब हम बात करते हैं, तो एफएसएच क्या करता है, स्टिमुलेट करता है स्टोली सेल को। स्टोली सेल रिलीज करता है एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होता है किसके, हमारे टेस्टोस्टेरोन से बाइंड होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन का सॉरी एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, तो टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो एक लेवल ऐसा आ जाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो इसका जो लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, स्टोली सेल एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं इनहिबिन। और इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिन बच्चा क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, हमारे एडिनो हाइपोफाइसिस को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है उसके रिसेप्टर को। और वहां से क्या करता है, जब ब्लॉक करेगा इसके रिसेप्टर को, जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो ना एफएसएच के रिसेप्टर को रिलीज करेगा ना फिर एलएच के रिसेप्टर को रिलीज करेगा। तो इसीलिए वो क्या तब तक क्या करता है, ब्लॉक करे रखता है जब तक वो दोनों बैलेंस नहीं हो जाते हैं। तो आई होप ये जो मैकेनिज्म है, हार्मोन का मैकेनिज्म है, ये आपके माइंड में क्लियर हुआ। ठीक है, अगर इतनी सी बात आपके माइंड में क्लियर हुई तो इसके आगे का डिस्कशन करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ठीक है बच्चा, इतनी सी बात क्लियर हुई। इतनी सी बात अगर क्लियर हुई तो मैं अब बात कर रहा हूं पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा के। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा, पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा। कितने पार्ट्स होते हैं यूरेथ्रा के, 3 पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा। फर्स्ट वन इज प्रोस्टेट यूरेथ्रा, प्रोस्टेट यूरेथ्रा। सेकंड वन इज कॉपर यूरेथ्रा, कॉपर यूरेथ्रा। थर्ड वन इज पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा। थर्ड वन इज पिनाइल यूरेथ्रा। ये 3 तरीके की यूरेथ्रा के टाइप्स हैं बच्चा। ठीक है, ठीक है, ये 3 पार्ट है किसमें, यूरेथ्रा में। ठीक है, ये क्लैरिफाई हुआ, इतना सा क्लैरिफाई हुआ। अब मैं आपसे कहूं
कि एक्सेसरी ग्लैंड्स का एक्चुअल में काम क्या होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या थी हमारे पास, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल एंड दूसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देखो तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल की जब हम बात करते हैं तो सेमिनल वेसिकल एक पियर्ड ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल एक पियर्ड ग्लैंड है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है इसका किसमें, सीमन में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है इसका सीमन में, सीमन में, ठीक है। अराउंड 60 to 70%, 60 to 70% कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में, ठीक है। और ये बच्चा सिक्रीशन रिलीज करती है, सिक्रीशन रिलीज करती है, सिक्रीशन रिलीज करती है फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज, आइनोस्टाइल, आइनोस्टाइल जैसे सिक्रीशन रिलीज करती है, एल्कलाइन, ठीक है, ऐसे जैसे कुछ सिक्रीशन रिलीज करती है। और 60 to 70% कंट्रीब्यूशन होता है, मेजर कंट्रीब्यूशन सेमिनल वेसिकल का होता है सीमन में, ठीक है। मेरी बात इतनी सी समझो। दूसरा हमारे पास आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल ग्लैंड होती है और इसका 20 से 30% जो कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में। ये सिंगल ग्लैंड है, ठीक है, सिंगल ग्लैंड। 20 to 30% जो होता है इसका कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में, ठीक है। पियर्ड लिख लेना बच्चा इसको इधर, ठीक है, 2 लिख लेना, ठीक है। 20 to 30% कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में प्रोस्टेट ग्लैंड का। और ये सिक्रीशन कैसे देती है, इसके सिक्रीशंस होते हैं, मिल्की सिक्रीशंस होते हैं इसके। मिल्की सिक्रीशंस मतलब इसमें क्या होते हैं, कुछ क्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सीमन को क्लोट करता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या करता है, सीमन को क्लोट करता है, ठीक है। क्लोटिंग एंजाइम होते हैं कुछ। साथ साथ में क्या करता है, पीनस को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। देखो जो यूरिन होता है, यूरिन क्या होता है कि एक तरीके का एसिडिक होता है, ठीक है। अब एसिडिक होगा तो वो क्या करेगा, जो यूरेथ्रा है उसमें पैनिक भी हो सकते हैं, मतलब उसमें कुछ सेंसेशन भी हो सकता है। तो उसको क्या करने के लिए, उसको आसानी से, यूरिन को आसानी से रिलीज होने के लिए या सीमन को आसानी से रिलीज होने के लिए उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ठीक है, समझे मेरी बात। अगला है हमारे पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पियर्ड ग्लैंड है, पियर्ड ग्लैंड होती है, 2 होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसके सिक्रीशंस लाइक बच्चा एल्कलाइन सिक्रीशंस होते हैं इसके, ठीक है, एल्कलाइन सिक्रीशंस होते हैं। और साथ साथ में ये लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, लुब्रिकेशन में हेल्प करती है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात आपके माइंड में क्लियर हुई। देखो बच्चा, जब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में, 60 to 70% कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में, ठीक है, ठीक है। ये सिक्रीशन किस तरीके से रिलीज करती है, फ्रैक्टोज जैसे सिक्रीशन रिलीज करती है, आइनोस्टाइल जैसे सिक्रीशन रिलीज करती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और साथ साथ में फ्रैक्टोज का मतलब होता है नरिश करती है, स्पर्म को नरिश करती है, ठीक है। एल्कलाइन जैसे सिक्रीशन रिलीज करती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो दूसरे हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, एक तरीके की सिंगल ग्लैंड है और 20 to 30% कंट्रीब्यूशन होता है इसका किसमें, सीमन में। और इसके सिक्रीशंस होते हैं लाइक जिस तरीके से बच्चा मिल्की जो होता है बच्चा, सीमन जो मिल्की होता है, तो किसकी वजह से बनता है, इस प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से बनता है। मतलब इसके अंदर एक क्लोटिंग एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो सीमन होता है उसको क्या गाढ़ा बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ साथ में न्यूट्रलाइज करता है पीनस को, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एक तरीके की पियर्ड ग्लैंड है और इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में तो उसका बड़ा काम होता है, ठीक है। और साथ साथ में
इसका जो काम होता है, सिक्रीशन जो इसके रिलीज होते हैं, ये सिक्रीशन रिलीज करती है, लाइक एल्कलाइन सिक्रीशन रिलीज करती है, और साथ साथ में लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, जो बल्बोरेटरी ग्लैंड है। ठीक है, इतनी सी बात समझे। अब आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो, आज का लास्ट टॉपिक है पीनस एक्सटर्नल जेनिटलिया, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को माइंड रखो, थोड़ा सा भी। ठीक है, देखो ध्यान से। एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया इज गोइंग टू बी पीनस, पीनस है। एंड पीनस किसके लिए हेल्प करता है? इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन में क्या करता है? पीनस हेल्प करता है। ठीक है, मेरी बात समझे, मेरी बात समझे। जब हम पीनस को अब्जॉर्ब करते हैं और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा अगर पीनस होगा आपके पास तो इसको हम ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिखता है? हमें क्या दिखता है? हमें क्या दिखता है? ध्यान रखो, हमें दिखते हैं ऊपर वाली साइड बच्चा दो तरीके के सेल्स, ऊपर वाली साइड इसमें क्या दिखते हैं? दो तरीके के सेल्स दिखते हैं, और निचले वाली साइड इसके अंदर दो तरीके एक तरीके का सेल दिखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड, और ये है हमारे पास वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड। और डॉर्सल साइड पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनको हम बोलते हैं कार्पस कॉबर्नोसा, एंड जो वेंट्रल वाली साइड सेल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसा। ठीक है, और जो कार्पस स्पॉन्जियोसा है सराउंडेड बाय किसके है? यूरेथ्रा के सराउंडेड है। ये क्या है? यूरेथ्रा यहां से निकल रही है बच्चा। ठीक है, यूरेथ्रा है ये हमारे पास। मैं आपसे कहूं जो डॉर्सल वाली साइड पे सेल्स है और वेंट्रल वाली साइड पे सेल्स हैं, दोनों में बच्चा बहुत सारी क्या है? ब्लड वेसल प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और उनमें क्या फील है? ब्लड फिल्स है। ठीक है, और उनमें कब ब्लड फील होता है? उनमें तब ब्लड फील होता है जब उनमें एक्साइटेशन होती है। ठीक है, जब पीनस की बच्चा इरेक्शन होती है। ठीक है, ये जो वेसल्स है उनमें ब्लड फील होता है तब जब क्या होती है? इरेक्शन होती है। ठीक है, इरेक्शन होती है पीनस की। और वो जो पीनस की इरेक्शन है, जब पीनस की एक्साइटमेंट होती है और जब पीनस की इरेक्शन होती है, वो जो पीनस की इरेक्शन है वो किसके लिए काम आती है? इंसेमिनेशन में काम आती है। ठीक है, एक्साइटमेंट ऑफ पीनस, ठीक है, किसमें हेल्प करती है? इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। कौन? जब क्या होता है कि एक्साइटमेंट होती है, पीनस की एक्साइटमेंट होती है, और वो जो मेनी लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन किसमें? हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया, पीनस में। ठीक है, और उनमें जब ब्लड फील होता है तो पीनस की इरेक्शन होती है, और वो इरेक्शन किसके काम आती है? जब इंसेमिनेट करना होगा सीमन को आपने। ठीक है, ये ध्यान रखना बात को। अब क्या है हमारे पास? पीनस की टिप पर क्या है? एक ग्लैंड पीनस है जिसको हम ग्लैंड ऑफ टाइकन भी कहते हैं। ठीक है, अब उसपे क्या है? पीनस की टिप पर एक रेक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, और वो फोर स्किन है, फोर स्किन। ठीक है, टिप पीनस के टिप पर क्या है? फोर स्किन है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन, जो आगे पीछे चलती रहती है। ठीक है, जो आगे पीछे चलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, परफ्यूज भी कहते हैं या फोर स्किन भी कहते हैं। ठीक है, और टिप पे क्या है? ग्लैंड है। टिप पे एक ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं? परप्यूचुअल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, टिप पे एक ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं? परप्यूचुअल ग्लैंड, परप्यूचुअल ग्लैंड। और परप्यूचुअल ग्लैंड का काम होता है, परप्यूचुअल ग्लैंड का बच्चा काम होता है कि देखो जिस तरीके से पीनस में क्या होता है कि एक तरीके ग्लैंड क्या करती है, उसमें एक तरीके से सिक्रीशन, कैरेक्टरिस्टिक सिक्रीशन उसके होते हैं। स्मैग्मा, मतलब वो क्या करती है? रिलीज कुछ स्मैग्मा, कुछ स्मेल जैसी उसमें से आती है। ठीक है, उसमें से क्या होता है?
उस ग्लैंड्स में से क्या होती है, कुछ स्मेल्स आती है, स्मैग्मा लाइक कैरेक्टर्स होते हैं, सिक्रीशंस, ठीक है। उसका सिक्रीशन कैसे होते हैं, स्मैग्मा लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब उसमें से कुछ ऐसी स्मेल जैसी आती है, ठीक है, ठीक है। अब कई केसेस में क्या होता है कि कई केसेस में परफ्यूज जो फोर स्किन है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कमसेशन, सर्कमसेशन, ठीक है। सर्कमसेशन में एक्चुअल में क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्किन ऑन द टिप ऑफ penis by the surgery. It is a surgery related to the removal of skin on the penis, जो penis पे skin है उसको रिमूव किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमसेशन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई आपको, इतनी सी बात क्लियर हुई, ठीक है। मैं एक बात आपको बच्चा और बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल में जो सीमन है, जो सीमन है, सीमन बच्चा दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो बनता है स्पर्म, दूसरा सेमिनल फ्लूइड, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड या प्लाज्मा सेमिनल या सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको क्या करना है कि बेबी पैदा करना है, तो उसके लिए आपको कितना सीमन रिलीज होना चाहिए, मतलब पर एजेकुलेशन, पर एजेकुलेशन 2.5 से लेके 5 ml तक सीमन रिलीज होना चाहिए, 2.5 ml से लेके 5 ml तक सीमन रिलीज होना चाहिए अगर आपको बेबी को कंसीव करना है तो, ठीक है। अगर आपको बच्चे की फॉर्मेशन करनी है 2.5 टू 5 ml सीमन रिलीज होना चाहिए पर एजेकुलेशन, ठीक है। मतलब 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स उसमें होंगे, उसमें कितने होंगे, 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होंगे। उसमें से क्या होगा, उसमें से क्या होगा, उन 200 टू 300 मिलियन स्पर्म में से 60% स्पर्म की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर शेप और साइज होना चाहिए, प्रॉपर शेप एंड साइज होना चाहिए। और उन 60% में से 40% स्पर्म की क्या होनी चाहिए, 40% स्पर्म क्या होने चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए उन 60% में से 40%, ठीक है। इतनी सी बात क्लियरिफाई। मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि सीमन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक सेमिनल फ्लूइड जिसको हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा स्पर्म, ठीक है। अगर आपको बेबी कंसीव करना है, अगर आपको बेबी की फॉर्मेशन करनी है तो कम से कम 2.5 ml टू 5 ml सीमन रिलीज होना चाहिए पर एजेकुलेशन में, और 2.5 टू 5 ml में जो सीमन रिलीज हो रहा है उसमें 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होंगे। अब उन 200 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म में से 60% की प्रॉपर शेप और साइज होना चाहिए, उन 60% में से 40% स्पर्म की विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए और 60% का प्रॉपर शेप और साइज होना चाहिए, ठीक है। मेरी बात इतनी सी समझे, इतनी सी समझे। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आ चुकी है। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।